नमस्कार। गांव के लोग यूट्यूब चैनल ने आज एक अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा पूरी की है और इस क्रम में वह देवरिया ज़िले के गांव मलवाबर में आई है, जहां की हमारे मित्र और प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता विद्याभूषण रावत ने एक प्रेरणा केंद्र की स्थापना की है। यह प्रेरणा केंद्र जहां मुसहरों के मानवाधिकारों और उनके भीतर चेतना और सामाजिक जो सरोकारों और चेतना का प्रसार कर रहा है, वहीं बच्चों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी समर्पित है। आज हमने यहाँ पर पहुँचकर विद्या भाई से बात करने का प्लान बनाया है। विद्या भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और विद्याभूषण रावत से मेरा निजी तौर पर बहुत लंबा सरोकार है और हमारी दोस्ताने के लगभग 1.5 दशक हो गए हैं। और जब मैंने इनको पहली बार 2007-08 के दौरान देखा तो मुझे यह एक ऐसे तेजस्वी, ओजस्वी और ऊर्जावान व्यक्ति के तौर पर समझ में आए, जो भारत में हो रहे हर आंदोलन को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, अपने टेप में रिकॉर्ड कर लेना चाहता है, अपनी किताब में लिख लेना चाहता है और बिना किसी वैचारिक खांचे के उन्होंने एक तरह से जन आंदोलनों को जिस तरीके से दस्तावेजीकरण उसका किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में हमने देखा कि एक व्यक्ति पता नहीं किस तरीके से उसकी दिनचर्या है कि जिस भी मुद्दे पर चाहिए उनका एक त्वरित जो है टिप्पणी, उनकी रद्दे अमल उनका आता है और वे लगातार जो है मैंने फुले और अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में उसके व्यावहारिक माने जो संचालन है उसका कैसा हो रहा है और समाज किस तरीके से आगे जा रहा है या किस तरीके से उसको पीछे किया जा रहा है, सामंतवादी ब्राह्मणवादी ताकतें कहाँ किस तरीके से उसको पीछे करने की कोशिश कर रही हैं, इस पर बहुत गंभीर चिंतन विद्या भाई का लगातार आया। और मैंने यह भी देखा कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि कोई व्यक्ति मुझसे ज़्यादा नामी है या छोटा है, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर देखा कि उसकी वैचारिक जो पृष्ठभूमि है वो कितनी पुख्ता है और वह किस तरीके से सोचता है, कैसे तमाम सारे ज्वलंत मुद्दों पर कन्फ्रंट करता है और कैसे उसकी भूमिका और लोगों के बनिस्बत एक बेहतर भूमिका है। तो इसको लेकर उन्होंने बहुत काम किया। उनका काम अम्बेडकरवाद और फुले आंदोलन, पेरियार के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया, साउथ इंडिया की यात्रा की और उत्तर भारत के तमाम सारे आंदोलनों से वो किसी न किसी रूप में उनकी वाबस्तगी रही है। उन्होंने खुद अकेले दम पर भी कुछ आंदोलन चलाए। पहाड़ में जो जनजातियां हैं उनकी ज़मीनों को जिस तरीके से दूसरे राज्यों के कुलीनों ने, अमीरों ने जिस तरीके से हड़पने की कोशिश की, स्थानीय सामंतों ने जिस तरीके से उनको बेदखल करने की कोशिश की, उसके खिलाफ विद्या भाई का एक लंबा आंदोलन है और वे लगातार जो है तमाम सारी जगहों पर आवाजाही करते रहे, उनके सवालों को उठाते रहे, कोर्ट में भी, आंदोलन में भी और हर तरह से। तो ऐसे एक व्यक्तित्व से आज हमारी मुलाकात है। वह व्यक्तित्व हमारे ऐसे समय में एक बड़ी रोशनी की तरह है जब लगभग लोगों ने आंदोलन के बारे में बात करना छोड़ दिया है या फिर उनका सरोकार आंदोलन के लिए, उसके सपोर्ट के लिए मिलने वाले फंड तक सीमित रह गई है। विद्याभूषण रावत को हम देखते हैं कि वे आज भी गाँव में और जंगलों में और तमाम सारे इलाकों, पहाड़ों में जाते हैं। उनकी दिलचस्पी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। वो फिल्मों पर भी बहुत सिद्धहस्तता के साथ लिखते हैं, वे संस्कृति पर भी लिखते हैं, वे विचार पर भी लिखते हैं और वे साहित्य पर भी। वे सिद्धहस्त कहानीकार भी हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार किया है। आज हम उनसे रूबरू हैं, खुद उनसे हम बात करेंगे उनकी जीवन यात्रा के बारे में और उनके जो सरोकार आज बने हैं वो किस किस तरीके से, कहाँ से, कैसे कैसे गुजरे हैं, उनकी क्या क्या उनके पड़ाव रहे हैं और उस यात्रा की मंजिल कहाँ है, इस बारे में। तो विद्या भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ और आपके परिवार में कौन लोग थे, माता पिता और भाई बहन, उनके बारे में ज़रा एक हमको तफसील से बताएं।
ये सवाल से मैं हमेशा बचता रहा हूँ आज तक। और मेरा जन्म जो है वो एक उत्तराखंड में दुगड्डा नाम की एक जगह है जो गढ़वाल जनपद में आता है, पौड़ी गढ़वाल में। ये एक छोटी सी घाटी है दो नदियों के बीच में। और मेरे पिता जो थे वो शिक्षक थे। उनका देहांत उस समय हो गया था जब मैं करीबन 7 साल का था या 8 साल का था। और हालांकि मेरे पिता मतलब डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे अंग्रेज़ी साहित्य, लेकिन उस दौर में वो कॉलेज के कई मैनेजमेंट के सवालों के बाद भी हम लोगों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई। तो मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी और घर पे कोई आमदनी का जरिया नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी, पारिवारिक पैतृक संपत्ति नहीं थी। तो कुल मिलाकर के एक बड़े भाई हैं और 3 बीच में बहनें थे और मैं सबसे छोटा था उनमें। तो 1984 तक मैं मतलब इंटरमीडिएट तक अपने उस गांव में रहा। वो छोटा सी कस्बा है, अभी भी वहाँ की आबादी 2000 की है। और फिर उसके बाद जो है संघर्ष यात्रा बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि जिसे हम हेरिटेज बोलते हैं, विरासत बोलते हैं, उसके नाम पे मेरे पास कुछ था नहीं। जैसे लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारे दादा दादी हैं, हमारे पिताजी की ज़मीन है, हमारे नाना की ज़मीन है, हमारे। तो दरअसल मैंने अपने दादा दादी नहीं देखे, अपने नानी नहीं देखी, नाना भी वर्चुअली जो है वो 1 साल के अंदर हमारे पिताजी की मौत के बाद तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उस प्रकार से जो है एक जो जीवन में जो गैप महसूस होता है जब पिता नहीं होते, तो उसके बाद भी जो गैप महसूस होता है कि दादा दादी नाना नानी इन सब का, वो बहुत ज़्यादा था। और वो ज़्यादा तब हो जाता है जब आपके पास में सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो पढ़ाई भी किस तरह से हुई है, तो मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ने में ठीक था और माताजी का हमारा पूरा फोर्स था कि भाई पढ़ना है किसी भी तरीके से। तो प्राइमरी उस ज़माने में जो है, इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों की महत्ता भी है कि सरकारी स्कूल होते थे तो फ़ीस माफ़ होती थी, कुछ वजीफ़ा मिलता था 2-4 रुपया। मेरे को जो पहला वजीफ़ा मिला है 2 रुपया का मिला है, 2 रुपया प्रति माह का। तो इस प्रकार से चलते चलते जो है वो मुश्किलों से चलते चलते यात्रा जो है उसमें बहुत क्या बोलना चाहिए कि हर पड़ाव आया। और 12वीं के बाद मुझे अपना घर वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ 12वीं तक का इंटर कॉलेज था। तो 12वीं के बाद जो है वो एक बहुत परिवर्तन बहुत बड़ा आया। परिवर्तन इस चीज़ का है कि एक तो अपनी तो यहाँ भी अस्मिता नहीं थी, क्योंकि कुछ था नहीं अपने पास में। एक दादाजी की संपत्ति का छोटा सा हिस्सा था जो हमारे घर के रूप में था, वो घर भी 50 लोग उसमें क्लेमेंट बन चुके थे। तो जब छोड़ा वहाँ से तो दूसरी जगह गया, क्योंकि रिश्तेदारों ने कहा हमारे यहाँ रहो। तो मेरा ये अनुभव है कि रिश्तेदारी में कभी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको कुछ मिलता नहीं है। आप एक फ्री के लेबर होते हैं और कोई आपको इस तरह से देखता नहीं है। तो मेरा जो पूरा पढ़ाई का जो पूरा जो जहाँ तक 12th तक था, जो रियल सेंस में बोलूँ कि मैंने ठीक से पढ़ा, उसके बाद तो पढ़ाई का पूरा ढांचा ही ख़राब हो गया, क्योंकि ना उसको कोई केयर करने वाला था, ना किसी को परवाह थी, किसी को पढ़ने की इच्छा है। तो लिहाजा जो है वो BA MA मैंने भी जिसे बोलते हैं कि मरते धरते कैसे भी करके किया है। और मैं तो जब ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से की, पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से की, और उसी समय मेरे को जो है अपने को ज़िंदा रखने के लिए काम करने पड़े। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। मैंने एक कंपनी जो थी उस दौरान ज्वाइन की, जहाँ पर मेरे को पहली जो सैलरी मिली वो 300 रुपये की मिली। और वो इतना शोषण था कि 10 बजे से 9 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक लगातार डेस्क पे बैठ के अकाउंट्स का काम करने का, जो मुझे नहीं आता था मैं सीखता रहा। क्योंकि उस दौरान मैंने ये समझा कि मैं कोई भी काम कर लूँगा तो ये मेरा एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होगा, क्योंकि मुझे कहीं जा कर के अलग से कॉलेज में जा कर के ट्रेनिंग के लिए कोई पैसे नहीं थे, ना मैं कोई कर सकता था। तो ये इस हालातों में बहुत मतलब डिप्रेशन के भी सिनेरियो थे उस दौरान। बहुत लिखने पढ़ने में मेरी दिलचस्पी थी, अखबार में बहुत पढ़ता था। अखबार पढ़ने की आदत मेरे को जो थी वो 10वीं क्लास से हो गई थी। और उस दौरान हमारे यहाँ पे पेपर आते थे, तो चाय की दुकान पे बैठना, वहाँ से पढ़ लेना। एक हमारे पहाड़ में कुछ जगहों पे एक अच्छी चीज़ थी कि थोड़ा लाइब्रेरी होती थी।
तो पब्लिक लाइब्रेरी में जाने की आदत थी, वहाँ जाके 3-4 अखबार कम से कम आ जाते थे, वो पढ़ते थे। साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, ये पत्रिकाएँ थी उस दौर में, वो पढ़ते थे। तो वो एक थोड़ा सी मेरा पहला जो एक पत्र है धर्मयुग में, वो 10वीं क्लास में था। धर्मवीर भारती संपादक थे, तब मेरा संपादक के नाम एक पत्र छपा था, और उस समय जब छपता था पूरा पता आता था तो बड़ा गर्व महसूस होता था कि भाई हाँ आप लिख रहे हैं। फिर दिनमान में एक बार जब एक बहुत बड़ा मेरा आलेख, मतलब एक प्रकार से आज के जो गवर्नर है सतपाल मलिक जी हैं शायद, उनके मेरे एक कॉमन था कि वो गेस्ट एडिटर बुलाते थे उस दौरान। तो गेस्ट एडिटर के तौर पे जो है मेरा आर्टिकल और सतपाल मलिक जी का एक साथ उस दौर में छपा था। ये सन 84-84 की बात है, और मेरी टिप्पणी थी माधवराव सिंधिया की बेटी की शादी के ऊपर, जिन्होंने इसमें बहुत खर्चा किया था उस दौर में। तो लेकिन इससे पेट उठ तो भरता नहीं है, और बहुत मैं अपना काम करता रहा देहरादून के अंदर। मुश्किल हालात थे उस दौर में। मैं जब एमए कर रहा था इंग्लिश लिटरेचर में, तो मेरे जो लिटरेचर में एक सब्जेक्ट जो था डॉक्टर मुल्क राजानंद का था। तो डॉक्टर मुल्क राजानंद की कहानियाँ हमने तो 12th क्लास से ही पढ़ना शुरू किया था, द लॉस्ट चाइल्ड, और फिर अनटचेबल और कूली। तो मेरे बीए में वो अनटचेबल का पूरा एक इंग्लिश लिटरेचर का एक वो था उपन्यास उनका। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को कहीं से उनका पता मिला, और मैंने उनको एक लेटर लिख दिया। और लेटर लिख करके मैंने वो उनकी जो पूरी नोवेल में जो थीम था कि भाई छुआछूत या ये जो मैला ढोने की प्रथा है ये ख़त्म हो जाएगी जब देश के अंदर जो है मैकेनाइजेशन हो जाएगा, वो उसका उनके पूरे उपन्यास का वो था। तो मैं उस पर सवाल उनको काफ़ी किया, और उन्होंने फिर मेरे पत्र का जवाब दिया, जिसकी मुझको उम्मीद नहीं थी वो था। फिर वो एक पत्र से हमारी चेन बनती चली गई, और हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखने लग गए, और काफ़ी समय तक वो पत्र हमारे चले। और एक दिन जो है 90 की बात है, उन्होंने कहा कि भाई तुम दिल्ली आओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ आप काम करें मिल करके। और मैं फ्रस्ट्रेटेड भी था, अपने घर पे था, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता आपको, जब तो परेशान तो आदमी रहता है, क्योंकि घर की हालत थे नहीं अच्छे, और बड़े भाई थे तो अपने तरीके से रहते थे। मैरिज वैरिज हो गया तो किसी को ख़ास मतलब नहीं होता था। तो मैं मार्च का महीने था, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं काम कर रहा था उस समय जिस कंपनी में मैं काम करता था। तो जब दिल्ली गया तो उन्होंने मेरे को पहला सवाल यही पूछा कि तुम क्या टॉयलेट साफ़ कर सकते हो। अब मेरा अजीब सवाल था ये मेरे लिए पहुंच करके। तो मैंने कहा कि टॉयलेट साफ़ करने में क्या दिक्कत है, डस्टिंग कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो बेसिकली एक सही सेंस में वो ह्यूमनिस्ट थे, जिनको था कि भाई कहीं ये आदमी के अंदर कोई कास्ट का वो तो नहीं है। तो डी कास्ट करना जिसे बोलते हैं, वो उसके लिए वो आपकी उस जो आपकी अंदर की एक क्या बोलते ईगो होती है ना, कास्ट की ईगो, उसको वो थे। हालांकि वो मेरे को हमेशा पहाड़ी बच्चा बोल के बोलते थे, और गांव का आदमी बोलते क्यों बोले तुम बहुत छोटे कस्बे गांव के हो, पहाड़ में उत्तराखंड में कहाँ इतनी जगह आबादी नहीं होती है। तो फिर जो है वहाँ पर उन्होंने जब मेरे को देखा, मैं उस समय तक टाइप कर सकता था, अकाउंटिंग था, ये चीज़ें मुझे आ गई थी जो बेसिक होती है सर्वाइवल के लिए। और मैंने स्टोर कीपिंग का सीखा अपने आप। तो उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ जी, हम चाहते हैं कि उनको कुछ प्लानिंग था कहीं कुछ काम वगैरह करने का। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आइए। उनके एक संगठन था, मतलब बनाया था उन्होंने, संगठन तो नाम के ही होते हैं, लोकायत नाम था उसका। तो मेरे को अब अचानक से घर जाके फिर अपनी जो कंपनी थी, और क्योंकि मैं उस कंपनी का एक्चुअल में इंचार्ज था कोटद्वार नाम की जगह पे सेपरेट, वो डीसिम टोयोटा वगैरह गाड़ियों का सेल करते थे, जनरेटर्स का। तो वो छोटे सी जगह पे मेरा पूरा काफ़ी बड़ा सेटअप था, तो वो मेरे अंडर में था। तो मेरे को एक एक अब नट बोल्ट तक मुझे काउंट कराने, क्योंकि आप छोड़ के जा रहे हो तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि भाई आपके पास इतना सामान है यार। तो वापस आके फिर ये पूरा रिज़ाइन किया, कंपनी को नोटिस दिया भाई मैं जा रहा हूँ, और पूरा उनसे एक एक चीज़ उनको लिखवा के बता के तब एक डिसीजन लिया समय कि अब दिल्ली जाना है। तो दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आके जो है फिर उन्हीं के यहाँ रहे, डॉक्टर मुल्क राजानंद के यहाँ। अब वो क्योंकि मुल्क राजानंद पहले से आपको पता नहीं होता है कौन सा कैसा घर है क्या है, तो उनका जो वो दिल्ली और बम्बई के बीच में आते जाते रहते थे। दिल्ली उनका मुख्य घर नहीं था, बम्बई में उनका मुख्य घर था। तो वो दिल्ली से बम्बई, और तो बेसिकली उनका प्लानिंग ये था कि मुझे बम्बई दिल्ली शिफ्ट कराते रहें।
और क्योंकि कुछ ऐसा मामला था कि दिल्ली सब जगह पे जो है वो प्रॉपर्टी का मामला सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर भी मेरे को बाद में अंदरूनी तौर पे महसूस होने लगा कि जो जिस घर पे मैं रह रहा हूँ उस घर के लोग मुझको चाहते नहीं हैं, क्योंकि मुल्क राजानंद तो ऑलरेडी 85 इयर्स के थे उस वक्त, 85-90 के बीच के थे। तो अब उनकी जो होता है उनके अंदर एक जोश भी होता था, जुनून भी था, लेकिन जो उनके और लोग थे जो एक्चुअल में वो अडॉप्टेड किए गए लोग थे, वो गांव से लाए गए लोग थे, क्योंकि उनके अपने भी कोई चिल्ड्रन नहीं थे वहाँ पर। तो उनको एक ये महसूस होने लगा कि कहीं ये बंदा जो है यहाँ रह करके जो है ये तो हौस खास विलेज में वो पूरी प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा स्पेस था एक, तो ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये एक अनवांटेड पर्सन है। और उन्होंने मेरे को जो है जितना ह्यूमिलिएट कर सकते थे वो पूरा कोशिश किया, जितना काम के तौर पे, सब घर का काम, ये कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। तो मैं जब वहाँ आया था तो मेरा एम था कि मैं JNU जैसे संस्थान में पढ़ूँ, उसमें पढ़ रहा था। तो मेरे को लगा कि कोई मिल गया मेरे को तो मैं शायद अपनी जो एम्बिशंस हैं कुछ पूरा कर सकूँ, कि भाई जैसे लिटरेचर में ही MA कर लूँ या कुछ मतलब PhD कर लूँ, उन्हीं के ऊपर कर लूँ, या और भी कई चीज़ें थी। तो वो जो है एक दम पे जो है विदिन ए ईयर जो है वो टूटते हुए नज़र आने लगे। दूसरी चीज़ थी मैं किसी को बुला नहीं सकता था अपने घर से, क्योंकि आप दूसरे घर पे रह रहे हैं और सख्त मना था कि भाई आप किसी से बात नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, इतने टाइम पे रहना है, यहाँ रहना। तो आप अपने घर वाले को अपना नंबर भी नहीं दे सकते। मतलब वर्चुअली ऐसी कंडीशन हो गई कि बिल्कुल एक आप बॉन्डेड लेबर हैं और आप मतलब ठीक है अच्छी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अच्छी जगह का क्या मतलब होता है? आपको कोई मतलब आपको अगर बुखार आ जाए तो आप किसी को बता नहीं सकते हैं कहाँ पर। कोई दिल्ली आता था तो उसको मिलने के लिए मेरे को जाना पड़ता था, ज़रा बंदे को मतलब किसी को अपने यहाँ नहीं बुला सकता था, क्योंकि कोई चाय के लिए भी नहीं पूछेगा आपको। तो ये जो मतलब पाखंड मैंने देखा, अब इसके लिए मुल्क राजानंद को मैं दोष नहीं ठहरा सकता, क्योंकि भाई वो तो बुजुर्ग थे और वो जब बम्बई चले जाते थे तब मेरे साथ व्यवहार वो गलत होना शुरू होता था। तो किसी तरह से जो है मेरे दिमाग में वो लोग चाहते थे कि मैं ये घर छोड़ दूँ एक्चुअल में। तो उसके लिए वो कंडीशन अपना आप क्रिएट कर रहे थे कि भाई ताकि अपना भी बोले कि भाई हमने छोड़ दिया, किस तरह से चल गया। तो 2 साल तो चल गया, क्योंकि मेरे को कई बार लगता है हम लोगों को कि मैं जब उनके यहाँ रहने आया तो मेरे को लगा मैं गांधीवादी के यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे लगा कि भाई कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे होता है कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर का जिसने उनको देखा उनसे मैं मुलाकात करता हूँ, मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, हिस्ट्री का एक पार्ट मेरे साथ में है। ऐसे ही जब डॉक्टर मुल्क राजानंद का, तो मुझे लगा कि भाई हिस्ट्री का एक बड़ी बात है और इनको तो एक प्रकार से मेरे आश्रम ही है। तो लेकिन पूरा जो माहौल था घर के अंदर वो ऐसा था कि भाई वो चाहते नहीं थे कि उनके जो भी लोग वहाँ रहते थे वो चाहते नहीं थे कि मैं वहाँ रहूँ। और उन्होंने उसके लिए मेरे जो पूरी ईगो थी, मेरी जो पूरा अंदर का जो आत्मस्वाभिमान था, ईगो तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन सम्मान को पूरा ठेस पहुँचाने का पूरा कोशिश किया। जो प्रकार का काम हो सकता था, जो एक डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए होता है रिजर्व, कि भाई आपको ये करना वो करना, वो मुझसे उसको उस तौर पे मेरे को देख रहे थे। तो एक दिन जब बहुत हो गया तो मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा कि ऐसा है कि आपको अगर एक नौकर रखना है ना तो अच्छे से रख लीजिए, वो ढंग से काम करेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा वैसा काम, है ना। तो उस तरीके से जो है फिर वो कुल मिला करके 91 के टाइम पे 91-92 का था वो टाइम पीरियड, मैंने एक दिन डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब नहीं रह सकते हैं। और मैं वहाँ से निकल आया और उनके आते आते तक मैं मतलब काफ़ी लोगों के संपर्क में आ चुका था। मतलब ऐसे जैसे मैं मैगज़ीन पढ़ता था, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य भी आया, ऐसे दलित लिटरेचर भी आया, दलित वॉइस मैगज़ीन आती थी, तो काफ़ी पत्र पत्रिकाएँ आती थी। वो एक मेरे लिए सुविधा थी वहाँ पर, क्योंकि उनका लाइब्रेरी था, उनके पास में बड़े लोग आते थे मिलने के लिए, जैसे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो अपने थिएटर के लोग हैं, बहुत लोग आते थे और सारे लोग बैठते थे, बातचीत होती थी। और लेकिन बस यही था कि अपने लिए तो कोई फ्यूचर सर्टेन नहीं होता ना। जैसे एक युवा होता है जिसके दिमाग में होता है कि भाई मुझे कुछ करना है, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं केवल भविष्य यही एक दूसरे के लिए वो नहीं कर सकता हूँ, वो वहाँ पर परेशानी थी। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से बाहर निकल गया। और फिर वो निकलने का भी एक रीज़न भी था कि मैंने जो है जब कुछ नहीं हुआ 2 साल में, तो मैंने जो है वो इवनिंग कोर्स जो होता है मास मीडिया का, उस पर एडमिशन लिया। तो इस तरीके से आपकी YMCA में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट जर्नलिज्म के लिए। तो जब मैं वहाँ वो उसका कोर्स 6 बजे से 9 बजे का होता था शाम को,
तो उनके जो लोग थे उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि आप ये कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि 6 बजे आप घर से बाहर चले जाएंगे तो यहाँ घर पे कौन रहेगा, देखभाल कौन करेगा यहाँ। तो वो एक पॉइंट लेके मैंने जो है फिर वहाँ से विदाई ले ली। तो इस तरीके से एक सपने का अंत हुआ। और जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने बचपन से ही आपके भीतर लिखने पढ़ने का एक सपना पल रहा था, और चिट्ठियाँ लिखना और लोगों से इंटरेक्शन करना ये आपका एक माने एक शौक के तौर पर विकसित हो रहा था। जब आप ये बता रहे थे पिताजी के बारे में कि बहुत छोटी उम्र में आपको छोड़ गए आप सबको, तो आपकी माताजी का एक विकट संघर्ष था जी। एक स्त्री के रूप में अपने पूरे परिवार को बांध कर चलना, और बच्चों को ख़ास तौर से अपने छोटे बच्चे को जो अभी माने समझदारी के लेवल पर भी नहीं है, उसको पढ़ाई के प्रति एक जिज्ञासा उसके मन में भरना और उसको अपने भविष्य के प्रति सचेत करना। माताजी की कुछ स्मृतियों को साझा कीजिए, उनके किन गुणों ने आपको बहुत प्रभावित किया और कैसी संवेदनाएं मिलती जुलती थी आप लोगों की? देखिए, मेरी माताजी के मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी माताजी को ही ज़्यादा याद करता हूँ, और बहुत समय तक जो है मैं कभी सन ऑफ नहीं लिखता था, मैं सन ऑफ जो है भारती देवी लिखता था। मेरी माँ का नाम, मेरे पिता का नाम नारायण सिंह रावत था। तो मैं जब भी कभी आता था कि हुस जैसा होता ना विद्याभूषण रावत सन ऑफ, तो एक बार क्या हुआ कि मैं कंपनी में काम करता था दिल्ली में, तो वो उसमें एक क्राइसिस हो गई कि जब मेरा वो कार्ड बन रहा था जो आपकी आइडेंटिफिकेशन पासपोर्ट वगैरह का होता, तो सन ऑफ फादर का नेम आ गया, और मेरे जो है कई जगह पे सन ऑफ भारती देवी रावत था। तो उन्होंने कहा भारती देवी आपके फादर कैसे हो गए? तो मैंने कहा भारती देवी आपको लग रहा फादर है, मेरी मदर है वो। तो वो एक आदत थी, उसको हमने फिर बदलाया। मेरा उस समय जो अकाउंट्स में बहुत चेंज कराने पड़े कि ऐसा नहीं भाई, ये सिस्टम को आप ये मत सोचिए कि केवल फादर का ही बेटा होता है, मदर का भी बेटा है। तो मेरी माँ का जो सबसे महत्वपूर्ण था कि मैंने बिल्कुल वो पढ़ी लिखी, मतलब 5वीं दर्जा पास थी, बेहद धार्मिक थी लेकिन पाखंडी नहीं थी। मतलब अपने आप में उनका जो धार्मिक वो था अपने आप में था, जब व्रत रखना, 1-2 व्रत रखना महीने के, वो सब चीज़ था। हम लोगों को उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम कोई व्रत रखो। शिक्षा के प्रति बहुत एक उनकी वो थी लगन थी। मेरी 3 बहनें थी। मेरी माँ ने कहा सबको पढ़ना है, और एक बड़ी इच्छा थी कि हर एक बेटी जो है बीएड करे। मेरी हर बहन ने जो है बीएड किया है, और उन्होंने कहा कि तुमको नौकरी करनी चाहिए। तो एक वो मतलब जो पूरा मतलब 38 साल की उम्र में मेरी माँ मतलब मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मतलब वो जब 38 या 40 साल के बीच की थी, और बहुत संयम से और बहुत अपने को अपने डिग्निफाइड वे में उन्होंने जो है पूरा ये काम किया। बहुत हम लोगों की लड़ाई बहुत, क्योंकि कुछ था ही नहीं घर का, और ऐसा भी मामला है कि हमारे पिताजी की कोई पेंशन नहीं थी, क्योंकि वो भी एक सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के मामले में वो सारा चला। तो क्योंकि मेरे पिताजी ने 17 साल जिस कॉलेज में पढ़ाया, डीएवी कॉलेज में, वो उसका प्रांतीयकरण हो गया था, यानी कि सरकारीकरण, और 1 साल की नौकरी से कम, 1 साल से कम की नौकरी थी सरकारी में। तो जब उनकी डेथ हुई तो सरकार ने कहा कि भाई आपकी तो नौकरी 1 साल से कम की है, जबकि वो 18 साल से उस स्कूल को, कॉलेज को बनाने में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये बड़ी फाइट थी, और बहुत तो फिर भाई की जैसे मैरिज हो गया तो उनका भी अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो पूरा जो घर घर में जो कहानियाँ होती हैं वो हमारे यहाँ भी थी, और ज़्यादा थी कई जगह पर। मैंने देखा जिन्होंने जो शिक्षा ज़्यादा प्राप्त कर ली तथाकथित तौर पे, उन्होंने जो है उसको अपने परिवारों को उतना ही नकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू किया। और लेकिन ये कह सकता हूँ कि मेरी माँ जो थी वो मतलब बिल्कुल एक चीज़ में शिक्षा के नाम पे जो है उन्होंने सबको कहा कि पढ़ना है, जो बेसिक होता है। मतलब उनको नहीं पता IIT क्या है, ये क्या है, लेकिन उनको बीएड का पता था। एक चीज़ का उनको पता था कि बीएड करना चाहिए, और टीचर का जॉब जो है वो लड़कियों के लिए अच्छा होता है। ये कुछ अपने वो थे, और थोड़ा डिसिप्लिन भी रखती थी। और तो इस प्रकार से मैं अभी देखता हूँ टिल एंड, मतलब बहुत कम बोलती थी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी। जैसे कई होते हैं मतलब बहुत अपनी कहानी सबको सुनाते हैं, तो वो उसमें नहीं थी। आगे जब आप पत्राचार, अपने जो पत्रकारिता, अपने मास कम्युनिकेशन का जो आपने कोर्स शुरू किया, तो उसके बाद कैसे आगे गाड़ी बढ़ी, और कैसे आप जब इतनी कटु अनुभव जो हुए आपको एक ऐसे लेखक के साथ जो लगभग आप समझ लीजिए कि जिसका आदर्श आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण था,
लेकिन जब उनके घर के उनसे जुड़े हुए लोगों का व्यवहार और उनकी चुप्पी ने आपको भीतर से लगभग तोड़ा और आप वहाँ से क्षुब्ध होकर निकले, तो उसके बाद आगे का संघर्ष कैसे चला और कैसे आपने अपने उस डिग्निटी और अपने संवेदना को बचाए रखा कि आपको आगे इसी फील्ड में काम करना है? देखिए, हुआ क्या कि जब मैं घर से निकला था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पे सवाल उठाए थे कि वो घर से चला गया है, और एक बार ये भी बात आती है कि वापस जाएंगे तो लोग क्या स्वीकार करेंगे, कौन कौन कहाँ जाएंगे वापस, जब आपका कोई जगह ही नहीं है। तो मैं जब वहाँ से निकला था तो उसी दौर में मैंने बहुत से लोगों से संपर्क कर लिए थे। वो लोग आते थे, मेरे को मिलते थे, देखते थे। वहाँ पर बहुत सारे मतलब जो नामी गिरामी लेखक, कवि, पत्रकार, संगीतकार, ऐसे सारे लोग आते, आर्टिस्ट, थिएटर के लोग, क्योंकि मुल्क राज आनंद तो ललित कला एकेडमी के भी चेयरमैन थे। तो मार्ग नाम की एक मैगज़ीन निकलती थी, मार्ग, तो उसके वो पहली आर्ट मैगज़ीन थी भारत की। तो उस प्रकार के लोग उनके यहाँ आते रहते थे, और उसमें से बहुत से लोगों ने मुझे बहुत पसंद भी किया था जब मैं बात करता था, चीज़ों को लेता था। तो हुआ क्या कि मेरा जो वहाँ से मतलब उस तिलिस्म से, क्योंकि मेरे को तब तक लगता था कि किसी लेखक के साथ आप रहेंगे तो आप जो है बहुत मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो अनुभव मिल जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ जाएगी, लेकिन सर्वाइवल के सवाल को वो एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यूटोपियन एक जो दुनिया होती है उसमें जी रहे थे। तो उस दौर में मैं एक हमारे मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर RM पाल। तो पाल साहब जो थे वो PUCL बुलेटिन जो निकलती थी मैगजीन, उसके संपादक थे, और MN रॉय के बहुत क्लोज वो एसोसिएट रहे। तो पाल साहब से मैं मिलने गया, ऐसी बातचीत करते करते जैसे डॉक्टर छिब्बर हैं उनसे मिलने गया। तो पाल साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि तुम भाई वहाँ क्या कर रहे हो, तुम नौजवान हो, तुम लेखक के यहाँ जाके कोई तुम्हारा फ़ायदा होने वाला नहीं है, यही उनके बात है। तो मैंने फिर अपनी समस्या उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उनको जो है थोड़ा सा ये लगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आया था, पहाड़ से था, तो उनका एक मेरे प्रति झुकाव हो गया। लेकिन पाल साहब खुद जो थे बंगाल से थे, वो ईस्ट बंगाल से थे, लेकिन वो देहरादून में रह चुके थे और उनको थोड़ा सी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या क्या तुमको आता है? तो मैंने कहा जी मेरे को तो ये अकाउंट का काम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। और उस समय की जो मैंने समस्या बताई कि मैंने जो है YMCA में जो है इवनिंग कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है, और उसके लिए जो है जहाँ मैं रह रहा हूँ वो लोग मेरे को अब तैयार नहीं है कि आप यहाँ रहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम छोड़िए वहाँ से बाहर निकलिए। तो मैंने कहा मैं बाहर निकलूँगा, जाऊँगा कहाँ? तो किसी तरह से हमने जो है एक कमरा लिया साउथ दिल्ली में ही, नेहरू नगर जो है, श्रीनिवासपुरी में, अगर आप जानते हो, श्रीनिवासपुरी के पास में। तो वहाँ पर एक छोटा सी कमरा लिया, 1 रूम, और जो मैंने इधर से थोड़ा पैसा वैसा बचाया था उधर से कुछ उसका वो लिया, और उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि तुमको कोई अकाउंट्स का जॉब मिल जाए। तो 1 महीने में रोज़ जाता था। मतलब आप ऐसा नहीं होता कि कोई कर दे, लोग यहाँ बोलते हैं कितनी आसानी से। मैंने दिल्ली में लोगों के घरों में जा जा के जो कई बार लोग अब फ़ोन करना, कल सुबह फ़ोन करना, अच्छा परसों आ जाना, आज मैं भूल गया, ऐसे मतलब लोग आपका टेस्ट जो लेते हैं वो बहुत भयंकर होता है। लोग आज समझते नहीं, आज लोग एक आदमी नहीं जाएगा, बोलेगा मैं नहीं जा रहा, नहीं मिला। लेकिन मैं उस दौर में इतना देखा हूँ, और मीडिया वालों तक को देखा हूँ, जहाँ पर मेरे को कई लोगों ने कहा कि आप इस अखबार में चले जाइए, उधर संपादक जी से मिल लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम ले लेना, फिर इतने बजे फ़ोन करना, उनको फ़ोन नहीं उठता है। तो इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। तो फिर 1992 में जो है मुझे एक जॉब मिला एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। और उनसे मेरी एक ही कंडीशन थी कि आप 5 बजे मेरे को छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं कनॉट प्लेस में YMCA में अपना जो कोर्स है 6 से 9 का वो कर सकूं। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप 5 बजे के बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे होता है, हर एक कंपनी का ओनर कभी नहीं चाहता कि उसके यहाँ का आदमी जो है कहीं दूसरी जगह जाके काम मतलब वो करे, कि जिसको लगे कि ये जो वर्क है वो इसका एक स्केप गोट अरेंजमेंट है कि भाई ये अपना जुगाड़ देख रहा है यार। तब तो होता क्या था कि जैसे 5 बजे का टाइम होता था, मेरा बॉस जो होता था उसी टाइम मेरे को काम देता था। तो वो होता और मुश्किल पड़ती थी, 5:30 पौने 6 बजता, चिंता हो जाती थी कि भाई लेट पहुंचेंगे। तो ग्रेटर कैलाश से और कनॉट प्लेस तक मैं जाता बस में, और पूरा 1.5-2 घंटा लगता था उस दौरान DTC की गाड़ियों में।
और फिर वहाँ 6 से 9 का मैं कोर्स करके 9 बजे जब कनॉट प्लेस से अपने वापस आता था तो 10:30 बजता था। लास्ट होटल में जो होता था खाने का, ढाबे में, वो बिल्कुल अंतिम वाला होता था, तब वो खा के मैं बैठता था। और फिर सुबह उठ कर के जो है अपने 9 बजे से पहले, क्योंकि मैं ये सोचता था कि भाई हमारे बॉस ने जो है हमको एक ऑफ़र दिया है 5 बजे निकलने का, हालांकि वो भी झूठी था, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम जो हूँ 9 बजे का टाइम है तो 9:30 बजे का टाइम है तो मैं 8:30-9 बजे के पहले ही पहुँच जाऊँ, ताकि इनको ये ना लगे कि मैं लेट आता हूँ। तो उस प्रोसेस में जो है मेरा मतलब बहुत लंबा जो है वो था। लेकिन वहाँ नौकरी करने के बाद मुझे थोड़ा सी फ्रीडम मिल गई कि भाई पैसे आ रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि पैसे कहाँ आपने कमा रहे हैं, आप आ रहे हैं, जैसे होता है, और आप अपने आप रह रहे हैं, अपने तरीके से रह रहे हैं। तो वो एक जो आज़ादी है जो इनके यहाँ रह के मैं थोड़ा बार बार रोज़ सवाल पूछना, रोज़ कोई काम के लिए कहना, वो उससे मैं बच गया उस चीज़ से। और वहीं आकर के जो है मैंने जो है फिर अपने जो संपर्क थे, जो अपनी चीज़ें थी, उनको मैंने छोड़ा नहीं कि अब मैं इधर आ गया। ये हमेशा अंतर्विरोध बनता रहता था कि भाई मेरे जो कंसर्न है वो सोशल हैं और मेरा काम है जो कमर्शियल है। लेकिन कमर्शियल काम करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसने मेरे को जो है इंडिपेंडेंट दिया। और मैं इस चीज़ को समझता था कि पैसे का महत्व है, और आप किसी के पास हाथ फैला के जाएंगे तो आप उसके पास जब हाथ फैलाएंगे तो आपको बराबर कभी ट्रीटमेंट देगा ही नहीं आदमी। ये एक मैंने वहाँ से सीख लिया। और जो सेकंड चीज़ मेरे को वहाँ से मिली प्राइवेट सेक्टर से, वही मिली कि टाइम पे काम करने की आदत, डेडलाइन पे काम करने की आदत, जो हम अभी जिन सेक्टर्स में काम करते हैं वहाँ पर किसी को भी नहीं होता है। और तीसरी चीज़ मेरे को ये लगा कि भाई अगर काम कराना है, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी, तो थोड़ा बहुत उसको पैसा देना पड़ेगा। आप किससे भी बोलेंगे भाई काम करके आ जा, तो वो करता नहीं है। यहाँ हमारे पास होता था कि भाई काम होना चाहिए कैसे भी कीमत पे, चाहे आप गाड़ी से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, पैदल जाओ, कैसे जाओ। इस पे ये बहाना, मतलब वो चीज़ वहाँ से मेरे जो बॉस था उससे ये सीखने को मिला कि भाई आपको एंड ऑफ द डे काम होना चाहिए, आप कैसे कराते हो ये आप पे निर्भर है। बहुत अच्छी तो ये बात। चीज़ सीखने को मिली इससे। आप जब दिल्ली में थे तो धीरे धीरे आपको मैंने देखा सक्रिय थे आप सामाजिक संस्थाओं में जी। जो है, तो उधर से जैसे आप दाल रोटी के लिए जो संघर्ष था आपका वह चलता रहा, फिर आप कैसे शिफ्ट हुए इस तरफ, समाज की तरफ कैसे शिफ्ट हुए, और कैसे किन किन पड़ावों से होते हुए आपकी यात्रा चली? देखिए 5 साल मैंने पूरे काम किया, और 5 साल काम के दौरान ही जो है मेरे को थोड़ा आज़ादी मिलनी शुरू हो गई थी। तो जैसे लिखने का, पढ़ने का, वो दौर था 1992 से स्टार्ट हुआ था। तो अयोध्या की बाबरी मस्जिद का गिरना हुआ, यहाँ हमारी सैटरडे संडे ऑफ होते थे। तो सैटरडे संडे ऑफ में मैं अपना जो है, जैसे अम्बेडकरवादी आंदोलन में जो लोग होते थे उनसे मिलना जुलना, भगवान दास जी हैं, NGO के साहब हैं, इस दौर में मुझको मतलब अपनी कंपनी से एक फ़ायदा है, सुबह सुबह आके जाके जैसे होता था फ़ोन करने का, ईमेल का, कंप्यूटर में कभी सीख नहीं सकता था, वो मैंने वहीं जाके सीखा। एज ए पार्ट मेरे को मिला क्योंकि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन था और वहाँ सबको सॉफ्टवेयर कंपनी थी, तो वो पहला दौर था कंप्यूटर का, ईमेल का। तो जो मैं कम्युनिकेशन करने का जो मेरे को प्रॉब्लम होता था वहाँ से सॉर्ट आउट हो गया। हालांकि वो भी छुपा के करना पड़ता, कई चीज़ें होती थी जो छुपा के करनी पड़ती थी, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर वगैरह कंपनी का ये तो पसंद नहीं करेगा कि भाई यहाँ से आदमी उनके यहाँ से दूसरा काम करता रहे। लेकिन ये होता है कि जैसे मेरे को बाहर से कोई मेल आ रहा है, कोई किसी को मेरे को चिट्ठी भेजनी है, कोई आर्टिकल लिखना है किसी तरीके से, तो वो मेरा वहाँ से शुरू हो गया। और वो कंप्यूटर पे मेरा हाथ सेटिंग, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में अपने पैसे से कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं कर सकता था। उस समय मेरे पास में इतनी ऐसा स्थिति भी नहीं थी, और मैं मतलब अति गरीब लोगों में होता उस हिसाब से जो परिस्थितियाँ थी घर की। तो इसलिए मैंने हर जो चुनौती थी उसको एक अवसर में बदल दिया अपने लिए, कि भाई जो चुनौती है कि भाई ये कंप्यूटर ये बोला ये करना है तुमको, तो मैंने वो भी करना शुरू, जो उन्होंने बोला वो मैंने किया, हर टाइप का काम। तो एक प्रकार से मल्टीपर्पज़ आदमी हो गए उसको लेकर के। तो वहाँ पर जब करते रहे पूरा, तो उसी दौर में जो है जैसे बाबरी मस्जिद का गिरना हुआ, उस दौर में मैंने मतलब कम से कम 2 पत्रिकाएँ निकाली। अब मेरे संपर्क में आ गए जैसे प्रोफेसर डी प्रेमपति जी, फिर मैं आया आनंद स्वरूप वर्मा जी के संपर्क में, समकालीन तीसरी दुनिया के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई तुमको तो मीडिया की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम जो ऐसा करो कि एक मीडिया का एनालिसिस हमारे यहाँ प्रस्तुत किया करो। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा करो कि मैं तुमको लिखने के तो पैसे नहीं दूंगा,
लेकिन क्योंकि तुम हार्ड वर्कर हो तो मैं ऐसा करो कि तुम जितने अंग्रेजी के अखबार हैं सब ले लो और उनका एक जो है मासिक एक विश्लेषण देते रहो कि भाई ये दलित, आदिवासी, मुस्लिम के बारे में क्या लिखते हैं। तो मैंने जो है वो शुरू किया। तो एक टाइम पे मेरे घर पे सारे पेपर, छोटा सी कमरा था और पूरा कमरा अखबारों से भर रहा था। लोग आते थे अखबार में ही लेट जाते थे वैसे ही करके। तो वो कुछ समय तक चला। हालांकि समकालीन तीसरी दुनिया भी बहुत रेगुलर तो मैगजीन नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि भाई चलो उनके साथ में रह करके हम कुछ सीख पाए। और फिर प्रेमपति जी के साथ में धीरे धीरे करके जो हुआ कि मेरा वो जो सोशल जो नेटवर्किंग था और सोशल जो कमिटमेंट थे वो लगातार बढ़ रहे थे। मैं जाता था तो सैटरडे संडे ऑफ करके कभी छुट्टियां भी ले लेता था, तो क्योंकि वो प्रोविज़न तो थे। लेकिन अब क्योंकि मैं अकाउंट्स और ये एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड कर रहा था तो ये बड़ा चैलेंजिंग था किसी भी कंपनी के लिए कि आपको वो बहुत इजीली ऑल ऑफ ए सडन छुट्टी नहीं दे सकती है। तो 1997 में तक मतलब मैं ये होने लगा था मेरे को कि मेरे को अब यही काम करना है या दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। 5 साल में काम कर चुका था और तब तक मैं अपने लिए एक घर वगैरह बना चुका था, मैरिज थी, बच्ची थी। तो ये लगा कि अब क्या करना चाहिए, क्या इसी में रहना है या मेरे को परमानेंटली शिफ्ट करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया और ये डिसाइड किया कि भाई ये मुझे जो है अब अपने सोशल सेक्टर में चला जाना चाहिए पूरी तरह से, अब ये दौर इसको निकल के। तो मैंने अपनी कंपनी को 1 साल का नोटिस दिया था। जनवरी 1 1997 को नोटिस दिया कि भाई मैं दूँ दिसंबर 31 97 को। तो मेरे बॉस ने जो है पहले उसको बड़ा इजीली लिया कि यार तुम क्या बात करते हो, तुमको पता है तुम्हारे पास क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा कि देखिए मैं कोई दूसरी कंपनी तो ज्वाइन नहीं करने वाला, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बोला फिर क्या करोगे। मैंने कहा कि देखिए मैं थोड़ा बड़ा ह्यूमन राइट्स का काम करूँगा, कुछ लिखूँगा, कुछ करूँगा। तो वो मतलब संघर्ष का दौर था, एक चैलेंज था, हमने ले लिया। फिर एक संगठनात्मक कुछ काम धाम मिलते रहे थोड़ा बहुत, मतलब रिसर्च के बाद कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ भी ऐसा लगातार नहीं जुड़ा रहा। और फिर 1998 में हमने जो है सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से रजिस्ट्रेशन किया ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उसके तहत छोटे मोटे काम लेने शुरू किए। और ये कभी भी एक रिलीजियस, क्योंकि नाम ही हमने ऐसा रखा कि कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो, इश्यू बेस्ड हो चीज़ें। तो इसलिए जो है इसके लिए जब आइडेंटिटी का दौर था, जब पैसे आपको आपके जात के नाम पे मिल रहे हैं, आपकी अस्मिता के नाम पे मिल रहे हैं, तो कौन देगा सिंपल काम के लिए पैसे। तो ये एक चैलेंज था, लेकिन हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस चीज़ को लेकर के।